एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। आज हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। प्लाज्मोडियम जो है वो एक डायजेनेटिक प्रोटोजोआ होता है। डायजेनेटिक का मतलब होता है कि जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अलावा प्लाज्मोडियम की कुछ अन्य प्रजातियां भी हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में एक इंक्यूबेशन पीरियड आता है, यानी कि उद्भवन काल जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि शरीर में प्रवेश करने से लेकर प्रथम आक्रमण यानी कि प्रथम लक्षण दिखने में जितना समय लगता है उसी को हम बोलते हैं उद्भवन काल। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में ये ड्यूरेशन 14 दिन की होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में ये लगभग 12 दिन का होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल में भी ये 14 दिन का होता है और प्लाज्मोडियम मेलेरी में ये 28 दिन का होता है। अगर हम इस डायजेनेटिक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बात करें तो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मैन के अंदर कंप्लीट होता है और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मॉस्किटो के अंदर यानी कि फीमेल एनाफिलीज के अंदर देखने को मिलता है। तो अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्पोरोजोइट होते हैं, जो कि इसकी संक्रामक अवस्था होती है, वो हमारे शरीर में मादा एनाफिलीज के द्वारा पहुंचाई जाती है। ये स्पिंडल शेप में होती है। शरीर में प्रवेश करने के आधे से 1 घंटे के अंदर ये जो स्पोरोजोइट होते हैं वो लीवर सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये राउंड शेप में हो जाते हैं और इस राउंड शेप सेल को बोला जाता है साइजोन्ट। अब ये जो साइजोन्ट होते हैं वो अपना डिवीजन करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है उसे नाम दिया जाता है साइजोगनी का। साइजोगनी प्रोसेस के द्वारा जो साइजोन्ट होते हैं वो लगभग अपने नंबर को 1000 के आसपास करते हैं। जैसे साइजोन्ट का नंबर इंक्रीज करता है एक लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो लीवर सेल होती है वो फट जाती है। लीवर सेल के फटने की वजह से ये जो साइजोन्ट होते हैं, जिन्हें अब हम लोग क्रिप्टोजोइट के नाम से जानते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो क्रिप्टोजोइट होते हैं वो फिर से एक नए लीवर सेल में प्रवेश करते हैं और फिर से साइजोगनी प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। फिर से लीवर कोशिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और लीवर कोशिका जो होती है वो फट जाती है। लीवर कोशिका के फटने की वजह से ये जो मेटा क्रिप्टोजोइट होते हैं, यानी कि जो क्रिप्टोजोइट होता है, अब इसे हम लोग मेटा क्रिप्टोजोइट के नाम से जानते हैं, ये बाहर निकल जाता है। अब कुछ मेटा क्रिप्टोजोइट नए लीवर सेल में प्रवेश करके इस साइकिल को रिपीट करते हैं और कुछ मेटा क्रिप्टोजोइट मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट के रूप में प्रवेश करते हैं आरबीसी के अंदर। अब ये आरबीसी में आने के बाद ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहीं पर वो रिंग शेप में आते हैं, साथ ही साथ वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फिर से ये अमीबी स्टेज में जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे साइजोन्ट का निर्माण होता है। अब जो साइजोन्ट होगा वो फिर से साइजोगनी प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करेगा और निर्माण करेगा मीरोजोइट का। साथ ही साथ ये हमारे हीमोग्लोबिन का विखंडन करके एक टॉक्सिक पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग हीमोजोइट के नाम से जानते हैं। अब मल्टीपल मीरोजोइट आरबीसी कोशिका के अंदर बनते चले जाएंगे, जिससे आरबीसी कोशिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और आरबीसी जो कोशिका होगी वो फट जाएगी। आरबीसी कोशिका के फटने की वजह से मीरोजोइट और हीमोजोइट जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। अब जो हीमोजोइट होता है, इसकी वजह से हमें मलेरिया का जो लक्षण है वो देखने को मिलता है, जैसे कि ठंडा लगना, कपकपी होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो इसी हीमोजोइट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ मीरोजोइट जो होते हैं वो नए आरबीसी कोशिका के अंदर प्रवेश करके इस साइकिल को रिपीट करते हैं और कुछ मीरोजोइट माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट का निर्माण करते हैं। माइक्रोगैमेटोसाइट का मतलब होता है कि मेल, इसे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेगागैमेटोसाइट होता है ये होता है फीमेल। अब इनका निर्माण होने के बाद ये हमारे शरीर में रिलीज होती हैं रात्रि के समय, क्योंकि दिन के समय हमें मच्छर बाइट नहीं करते हैं। तो ऐसे केस पे अगर ये दिन के समय हमारे ब्लड में आते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें नष्ट कर देगा, यानी कि जो मेगा और माइक्रोगैमेटोसाइट है ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मच्छर के शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये रात के समय लगभग 10 से 2 के आसपास हमारे शरीर में सरफेस पे घूमते हैं
और इस समय अगर हमें कोई मादा एनाफिलीज बाइट करती है तो ये जो मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट है वो मादा एनाफिलीज के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब अगर हम मच्छर के अंदर देखिए, अच्छा एक और चीज, ये जो आरबीसी के अंदर ये साइकिल चलता है इसको एर्थोसाइटिक बोलते हैं, एर्थोसाइटिक चक्र बोला जाता है। और इस तरह से इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो हमारे अंदर कंप्लीट हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रवेश करेगा मच्छर के अंदर। यहाँ पर जो माइक्रोगैमेटोसाइट है वो 6 से 8 केंद्रक का निर्माण करता है, जो कि आगे चल के फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। सभी जो केंद्रक होते हैं उनमें फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है। और जो मेगा गैमेटोसाइट होते हैं वो कोन शेप स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं। यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो कोशिका बनते हैं उसको ऊकाइनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जायगोट कह सकते हैं। अब ये स्टमक वाल को पार करके इधर की तरफ आ जाएगा। अब जो ऊकाइनेट होता है इसके चारों तरफ सिस्ट का निर्माण हो जाता है, आवरण का निर्माण हो जाता है, और जिसके बाद हम इस ऊकाइनेट को नाम देते हैं ऊसिस्ट का, और ये जो आवरण है वो होता है सिस्ट। अब इस ऊसिस्ट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर का निर्माण होगा, जो कि साइटोप्लाज्मिक मास का निर्माण करेंगे। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक मास है ये आगे चल के स्पोरोजोइट का निर्माण करता है। अब जो स्पोरोजोइट होते हैं ये इतने ज्यादा ऊसिस्ट के अंदर बन जाते हैं कि जो ऊसिस्ट होता है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके बाद ये ऊसिस्ट जो है वो फट जाता है। ऊसिस्ट के फटने की वजह से जो स्पोरोजोइट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं मादा एनाफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अब जब मादा एनाफिलीज किसी को बाइट करेगी तो उसके सलाइवा के थ्रू ये स्पोरोजोइट उस होस्ट के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर से यहाँ लीवर सेल से ये साइकिल को फिर से रिपीट किया जाएगा। इस तरह से इनका बार बार लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है मेल और मॉस्किटो के अंदर। उसका लाइफ साइकिल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।